राजस्थान के अलवर शहर में संध्या शर्मा और कविता शर्मा एक शिवाजी पार्क कॉलोनी में रहते थे, जो अपनी छत पे सोई हुई थी और बाकी पूरा परिवार नीचे सोया हुआ था। जल्दी उठ जाते हैं और वो मोटर ऑन करने जाते हैं। जब मोटर ऑन कर देते कमरे में जाते हैं तो वहाँ का नज़ारा देखकर संध्या जोर जोर से चिल्लाने लग जाती है। उसकी चीख पुकार सुनकर सभी पड़े उसके लोग इकट्ठे हो जाते हैं। आखिर बनवारी लाल शर्मा के घर में हुआ क्या? और जब पड़ोसी आते हैं और वहाँ का नज़ारा देखते हैं, उनका भी दिल दहल जाता है। आखिर होता क्या है कि बनवारी लाल शर्मा, उनके तीनों बेटे और उनके भाई का बड़ा बेटा खून से लथपथ पड़े हुए थे। पड़ोसी ये देखकर समझ जाते हैं कत्ल नहीं, कत्ले आम हुआ है। आना फाना पुलिस को बुलाया जाता है और पुलिस जब ये देखती है तो उसकी भी रूह कांप जाती है। किसी ने बहुत बुरी तरह उनको मारा था। पुलिस भी इस टाइम स्क्वाड डॉग और फॉरेंसिक टीम को बुलाती है, जांच पड़ताल होती है। तभी कोई कहते हैं कि यहाँ पर बनवारी लाल के बड़े बेटे की सांसें चल रही हैं, तो उनको बहुत जल्दबाजी में हॉस्पिटल शिफ्ट कराया जाता है, लेकिन वहाँ डॉक्टर को मृत घोषित कर देते हैं। घर में 5 लोगों की कत्ल की खबर पूरे शहर में, पूरे इलाके में एक आग की तरह फैल जाती है। यहाँ पर संध्या अपने पति और बच्चों की लाश, पुलिस वहाँ पर अपनी जांच में लग जाती है। दीवारों पे खून, बिस्तर में खून के धब्बे, बिस्तर लाल रंग से रंगा हुआ, खून ही खून सब जगह था। बहुत ही निर्मम तरीके से हत्या की गई थी। लेकिन पुलिस जब ये चेक करती है तो पता लगता है कि घर में 2 मेन गेट हैं, 2 गेट हैं। एक जो सामने खुलता है और एक दीवार के पीछे खुलता है। लेकिन जब वो उसकी बहन से पूछते हैं, कविता से, तो वो बताती है कि गेट जिस तरह से हम लोग बंद करते हैं उस तरह से बंद नहीं था, गेट खुला हुआ था। पुलिस को भी यही शक था, क्योंकि गेट को फोर्सफुली तोड़ने या फिर धक्का देने जैसे झपटा झपटी जैसा कुछ भी नहीं था। सब चीज़ें अपनी जगह व्यवस्थित थी। पुलिस को पहले से ही शक था कि इतने बड़ा कत्लेआम, 5-5 लोगों की हत्याएं कोई अकेला इंसान तो नहीं कर सकता। हो सकता है घर का कोई इंसान शामिल हो, क्योंकि छत पर जब बहनें सोई थी तो क्या उन्हें किसी की हाथापाई, चिल्लाने मारने की आवाज़ नहीं आई होगी? या फिर फर्स्ट फ्लोर पे जो रह रहे हैं उन्हें किसी की आवाज़ नहीं आई होगी? पुलिस इसमें अब बड़ा परेशान होती है कि यार पता कैसे किया जाए। मामले की जांच करने के लिए पुलिस की कई टीमें बनाई जाती हैं। आसपास के लोगों से जानकारी इकट्ठा की जाती है ताकि ये पता किया जा सके बनवारी लाल की किसी से दुश्मनी तो नहीं थी। करीब 1993 करीब बनवारी लाल की शादी संध्या से हो जाती है। शादी के बाद 3 बच्चे भी हुए, जिनमें सबसे बड़ा बेटा 17 साल का था, दूसरा 15 साल का था और तीसरा 14 साल का था। और उसके कुछ दिनों बाद जो बनवारी लाल का भाई था, उसने ही संध्या की बहन से, कविता से शादी कर ली थी। पहले तो बनवारी लाल अपने परिवार के साथ गांव पे ही रहता था, लेकिन कुछ टाइम पहले ही वह शिवाजी पार्क में ही आ गया था। राजस्थान के अलवर शहर में शिवाजी पार्क में रहने आ गया था। और जो गांव का ज़मीन था, घर था, उसकी देखभाल उसके चचेरे लोग ही करते थे। और जब बनवारी लाल ने ज़मीन के बंटवारे की बात कही तो उसका चचेरा चाचा के परिवार के लोगों से झगड़ा हो गया। इस बात में कहासुनी हो गई, उन्होंने इसका बंटवारा करने से मना कर दिया। ज़मीन विवाद शुरू हो गया। मतलब अब पुलिस ये सोच रही थी कि ज़मीनी विवाद रहा होगा, तो हॉस्पिटल में भर्ती संध्या से बातचीत की जाती है। तो संध्या बताती है कि इसमें जरूर उनके परिवार वालों का ही हाथ रहा होगा, क्योंकि ज़मीनी विवाद ज़्यादा बढ़ गया है और ये बात मारपीट तक पहुंच गई थी। बनवारी लाल का एक रिश्तेदार पुलिस को बताता है कि यहाँ बनवारी लाल की एक स्कूटी थी, वह नहीं दिख रही है। पुलिस ने सोचा कि हो सकता है कि जो कातिल होंगे वो कत्ल करने के बाद इनकी स्कूटी लेकर ही फरार हो गए होंगे। तो उस स्कूटी को ढूंढने में अपनी एक टीम लगा दी जाती है। वो डॉक्टर पोस्टमार्टम रिपोर्ट देते हैं, जिसमें बताया जाता है कि जो हत्या बड़ी निर्मम तरीके से हुई है। पेट में घाव, बहुत गहरे घाव हैं अंदर तक, नुकीली चीज़ से हत्या की गई है। लेकिन एक चीज़ बताई जाती है कि 4 लोगों को नशीली दवाएं दी गई थी। पुलिस उस स्कूटी को ढूंढ लेती है। स्कूटी पर खून के निशान होते हैं, हैंडल पर भी खून लगा होता है, और जो घर में दीवारों पे खून के धब्बे मिले थे उससे वह मैच हो जाते हैं। पुलिस जान जाते हैं, पुलिस समझ जाती है कि बनवारी लाल की स्कूटी है। अब वह सोचते हैं कि कौन इसके बारे में बिल्कुल सही बता सकते हैं। तो फिर वो था एक इंसान, बनवारी लाल की पत्नी संध्या। पुलिस जाती है, डॉक्टर से कहती है कि हमें इनकी पत्नी की तबीयत कैसी है, हमें इनसे कुछ ज़रूरी पूछताछ करनी है। तो डॉक्टर कहते हैं कि शायद ये महिला जो है बीमार नहीं है, बीमार होने का नाटक कर रही है। पुलिस के लिए इतना ही सारा काफ़ी था। वह उस महिला संध्या शर्मा को थोड़ी सख्ताई से पूछते हैं। फिर कहानी बताता हूँ। पुलिस उसके मोबाइल को चेक करती है, मोबाइल में कॉल डिटेल निकाली जाती है, तो पता चलता है कि 2 से 3 दिन पहले एक नंबर पर बहुत ज़्यादा बात हुई है। पुलिस जब उस नंबर को गहराई से देखती है तो वह एक नंबर निकलता है हनुमान प्रसाद जाट उर्फ जैक का। और जिस दिन ये कत्लेआम हुआ था उस दिन वो नंबर उसी के घर के आसपास ही एक्टिव था।
और की टीम पहुंचती है और उसे वहां से अरेस्ट कर लिया जाता है। और उसे अरेस्ट करके जब संध्या के सामने लाया जाता है तो संध्या ये सब देखकर घबरा जाती है। तब संध्या अपना जुर्म कबूल कर लेती है कि उसने अपने आशिक और एक किराए के कातिल के साथ मिलकर अपने पति, मासूम बच्चों और भतीजे की जान ली है। दरअसल संध्या एक बड़ी लाइफ जीने वाली लड़की थी। उसे महंगे कपड़े, लग्जरी गाड़ी, लग्जरी लाइफ, पार्टी करना ये सब पसंद था। लेकिन उसकी शादी एक मिडिल क्लास में हो जाती है और उसके 3 बच्चे भी हो जाते हैं, जिसलिए उसके घर में जिम्मेदारी बढ़ती है और उसकी हालत और ख़राब हो जाती है। फिर वो एक मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग करती थी, तो वो सोचती है कि मैं बच्चों को यही सिखाना शुरू करती हूँ और वो बच्चों को ट्रेनिंग देने जाती है। वहाँ पर उसकी मुलाकात हनुमान प्रसाद से हो जाती है। हनुमान प्रसाद उससे 10 साल छोटा था। संध्या खूबसूरत थी। धीरे धीरे दोनों दोस्ती होती है और दोस्ती होते होते एक दिन प्यार में बदल जाती है। ये बात इतनी आगे बढ़ जाती है कि उनके बीच कुछ बाकी रहा नहीं था, संबंध बन जाते हैं। ये आखिर छुप छुप कर मिलना कब तक चलेगा। एक दिन उनका बड़ा बेटा अपनी माँ को जैक के साथ देख लेता है और ये सारी बात अपने पिता बनवारीलाल को बता देता है। बनवारीलाल संध्या को समझाते हैं कि तुम्हें शर्म करनी चाहिए, तुम 3 बच्चों की माँ हो। लेकिन उसके सर पे तो प्यार का भूत चढ़ा था। अब अपने बच्चे को ही रास्ते से हटाने की प्लान में लग जाती है। तब जैक यानी हनुमान प्रसाद का एक दोस्त होता है मट्टू, ये इसको मिलकर इन सभी के कत्ल करने का प्लान बनाते हैं। कुछ पैसे देते हैं जिससे वो राजी हो जाता है। यहाँ पर किसी को पता न हाथापाई ना हो, इसलिए वे खाने में नशीली दवाई मिला देते हैं। कत्ल की रात इसीलिए सब लोग जल्दी से सो गए थे क्योंकि वो नशे में थे और फिर इन्हें एक एक करके मौत घाट उतार दिया जाता है। संध्या उनको फ़ोन करके बुलाती है, ये राखी करती है। फिर संध्या चुपचाप जाकर गेट का दरवाज़ा खोल देती है और यहाँ वह बनवारीलाल के मुंह पे तकिया रख के चाकू पे चाकू घुसेड़ देती है। बड़ा बेटा भाग के आता है। संध्या अपने हाथ से उसको पकड़ के उसकी गर्दन पे चाकू मारती है। कितना गलत है। इस तरह करके नींद में सोए हुए वह एक एक करके परिवार के बाकी सदस्यों को मार देते हैं। तभी न्यायालय ने उनको 302, 301 के तहत 5 लाख का जुर्माना और उम्र कैद दोनों को सुनाया। दोस्तों, ये कहानी सुनाकर किसी की भावना को ठेस पहुंचाना या दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको सचेत करना है। सुरक्षित रहें, सतर्क रहें और अपनों का ध्यान रखें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली एक कहानी के साथ।